गांव के एक कोने में मिट्टी का टूटा फूटा घर था। वही रहता था सोहनलाल, एक बुजुर्ग किसान जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। उसका बेटा रामू मेहनती था, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पढ़ाई में अच्छा था, पर पैसों की तंगी ने स्कूल छुड़वा दिया। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और घर में केवल 2 लोग, बाप और बेटा थे। गरीबी और उनकी बंजर जमीन ने दोनों बाप बेटे को इस कदर परेशान कर दिया था कि दोनों बाप बेटे को कभी खाना मिलता और कभी दोनों भूखे ही सो जाते। एक दिन रामू की भूख ने उसे तोड़ दिया और उसने पिता से बोल, पिताजी, आज भी हमें भूखा ही सोना होगा, क्योंकि घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है जो पकाकर खाया जा सके। पिताजी, मैं अब बहुत थक चुका हूँ अपनी बंजर जमीन पर काम करते करते, और मैंने सोच लिया है कि मैं कल से गांव के साहूकार के पास मजदूरी का काम करूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें तो पता है ना कि वो साहूकार हम गरीबों से कितना काम करवाता है और बदले में बहुत थोड़ा अनाज देता है। पिताजी, थोड़ा ही सही, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप भी कल से मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता। मैं उसी पर मेहनत करूंगा। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। अगली सुबह दोनों बाप बेटा अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रामू गांव के साहूकार के पास पहुंचता है। राम राम सेठ जी। हाँ रामू, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं काम की तलाश में हूँ। अरे रामू, क्या बोल रहे हो? मेरे पास तो इतना काम है कि 20 मजदूर भी कम पड़ेंगे। तुम एक काम करो, अभी से काम पर लग जाओ। मोहन, तुम रामू को काम समझा दो। और हाँ रामू, तुम्हें रोज के 2 किलो अनाज मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सेठ जी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर साहूकार चला जाता है और रामू अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ सोहनलाल बहुत उदास नजरों से अपने खेत को देख रहा था। भगवान, तेरी क्या मर्जी है और कब तक लेगा हमारी परीक्षा? अब तो सब कुछ तुझ पर ही छोड़ दिया है। सोहनलाल भगवान से अपनी शिकायत कर ही रहा था तो उसके पास गांव का ही उसका मित्र रमेश आता है और बोलता है, क्या हुआ सोहनलाल? इतनी गर्मी में किससे बातें कर रहे हो? और ये क्या, तुम्हारी जमीन तो पूरी तरह बंजर हो गई है। हाँ रमेश, बस इसी की शिकायत भगवान से कर रहा था। पता नहीं भगवान हम बाप बेटा की और कब तक परीक्षा लेंगे। वैसे रामू कहाँ है? वो तेरे साथ खेत क्यों नहीं आया? क्या बताऊं भाई, रामू भी अब इस बंजर जमीन पर मेहनत करके थक गया। इसलिए उसने अब गांव के साहूकार के पास मजदूरी करना शुरू कर दिया है। वैसे सोहनलाल, उसने ठीक ही किया। भूखे मरने से तो अच्छा है कि कोई और काम करके अपना पेट भरो। सोहन, तूने रामू की बहू को घर बुलाया कि नहीं? भाई रमेश, तुझसे तो हमारी घर की हालत तो छुपी है नहीं। जहां हम दोनों बाप बेटे का ही पेट भरना मुश्किल हो रहा, तो भला हम उस लड़की का भरण पोषण कैसे करेंगे? तुझे तो पता है कि हमारे घर में एक चारपाई तक नहीं। एक कमी हो तो बताऊं, मैं उसे घर लाकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लेकिन भाई, तू ही बता, भला कब तक तू उसे उसके मायका में छोड़ेगा? लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे, ये भी तो सोच। हाँ रमेश, तू ठीक बोल रहा है। मैं आज ही रामू से बात करता हूं। दरअसल सोहनलाल ने रामू की शादी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की शांति से 1 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन अपनी भी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे घर नहीं लाया। और शांति एक गरीब घर की होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी, और पढ़ाई पूरी करने के लिए सोहनलाल ने उसे उसके मायका में ही रहने को बोल दिया। शाम को जब सोहनलाल घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू ने बहुत बढ़िया खाना बनाकर परोस रखा है। पिता को देख रामू खुशी खुशी बोलता है, पिताजी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। देखिए, मैंने कितना सारा खाना बना दिया है। आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों पेट भर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद रामू अपने पिता को बताता है, पिताजी, जैसा हम साहूकार के बारे में सोचते थे वो बिल्कुल वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे एक बार बोलने पर ही मुझे काम पर रख लिया और एक दिन की मजदूरी में वो मुझे रोज 2 किलो अनाज देंगे। पिताजी, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
दूसरे दिन सोहनलाल का मित्र उसके घर आया। सोहनलाल, ओ सोहनलाल, कहाँ हो भाई? कर जब सोहनलाल बाहर आया तो उसने देखा कि रमेश अपने साथ एक चारपाई भी लाया है। उसने तुरंत उससे बोला, ये क्या है भाई? सोहनलाल, लगता है तुझे बुढ़ापा आ गया है, तभी तो तुझे इतनी बड़ी चारपाई भी नहीं दिख रही है। रमेश, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये चारपाई तू मेरे घर लेकर क्यों आया है? सोहन, मैं तेरी थोड़ी मदद करना चाहता हूं ताकि तू रामू की बहू को खुशी से घर बुला सके। इसलिए मैं ये चारपाई और बहू के लिए कुछ कपड़े भी लाया हूं। लेकिन रमेश, मैं इसके पैसे तुझे कैसे चुकाऊंगा? ये तू क्या बोल रहा है भाई? भला मैं तुझसे पैसे लूंगा? क्या रामू मेरा बेटा नहीं है? ये सब चीज मैं अपनी खुशी से लाया हूं ताकि तू भी शर्मिंदा ना हो और रामू का भी घर बस जाए। अब तू ज्यादा मत सोच और कल ही रामू को बहू के घर भेज। भाई, मैं किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं? आज के जमाने में तो कोई अपना भी इतना नहीं करता। ठीक है भाई, मैं आज ही रामू से बात करता हूं। शाम को जब रामू मजदूरी करके घर आता है तो सोहनलाल बोलता है, बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तू कल बहू के घर जाकर उसे अपने घर ले आ। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? आप तो जानते हैं कि हम दोनों का ही पेट पालना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, तो भला हम उसे क्या खिलाएंगे? बेटा, अब तो तू रोज कुछ अनाज ले ही आता है, उसी में से वो भी खा लेगी। देख बेटा, 1 साल हो गए हैं बहू को उसके घर छोड़े हुए। अब अच्छा नहीं लगता। उसके माँ बाप भी क्या सोचते होंगे। तू कल ही उसके घर जा और उसे लेकर आ। अगली सुबह रामू अपनी पत्नी शांति के घर जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। इधर सोहनलाल को डर था कि कहीं यह लड़की उनके टूटे हुए सपनों और खाली घर को देखकर दुखी न हो जाए। लेकिन शांति ने पहले ही दिन घर की हालत समझ ली और उसने कोई शिकवा नहीं किया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वो घर का सारा काम करती है और रामू को काम पर जाते वक्त खाना बांध कर देती है। लीजिए आपका खाना। अच्छा शांति, मैं शाम तक घर आऊंगा। सुनो, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और आपके जाने के बाद मैं घर में सारा दिन क्या करूंगी। इसलिए मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर जाऊं। मैं अपना खेत भी देख लूंगी। ठीक है शांति, अगर तुम्हारा मन है तो तुम चली जाना। इतना बोलकर रामू काम पर चला जाता है और शांति पिता का खाना बांधकर खेत के लिए निकल जाती। खेत पर पहुंचकर वो पिता को खाना देती है और खुद खेत को बहुत बारीकी से देखती है। वो देखती है कि खेत पूरी तरह से सूखा है, मिट्टी में चारों ओर दरारें पड़ गई है और वो सोहनलाल से बोलती है, पिताजी, ये खेत तो पूरी तरह से बंजर हो गया है। लगता है इस बार भी कुछ नहीं उगेगा। हाँ बेटा, अब इस मिट्टी से ज्यादा भरोसा तो भगवान से है। जैसे जैसे जमीन बंजर हो रही है बेटा, वैसे वैसे आदमी भी अंदर से सूखता जाता है। लेकिन जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरा हल इन खेतों में चलता रहेगा। हाँ पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ खेत पर मेहनत करूंगी। अगली सुबह शांति घर का सारा काम करके जब रामू को काम पर भेजती हैं तो बोलती है, सुनो, आज आप 2 किलो अनाज मत लेना। सेठ को साफ साफ बोल देना कि 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर देते तो। और हाँ, ये कहते वक्त आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर सेठ ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप वहां का काम करने से साफ मना कर देना। अगर सेठ को आपकी जरूरत होगी तो वो आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। लेकिन शांति सेठ ने पहले ही बोला था कि वो रोज का सिर्फ 2 किलो ही अनाज देंगे। शांति, तुम सेठ को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर सेठ को पता चल गया ना तो वो हमें गांव से निकाल देंगे। कैसे सेठ हमें गांव से निकाल देंगे? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है, आपने किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक तो मांग रहे हो। तो फिर आपको किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सेठ आपको कुछ नहीं करेगा। इसलिए तो मैं कह रही हूँ
एक बार सेठ से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है, अब तुम इतना कही रही हो तो मैं सेठ से जरूर बात करूंगा। अब मैं काम पर जाता हूं। रामूट पर बेज। शांति अपने मायके से लाई जैविक खेती की किताबें निकलती हैं और अच्छे से पढ़ाई करती हैं। रामू सेठ के पास पहुंचा और सारा दिन मजदूरी करके शाम को सेठ से बोला, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूं। पूरे दिन काम करने पर भी आप मुझे सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। सेठ जी, मेरे घर पर मेरे पिताजी और मेरी पत्नी भी हैं। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है सेठ जी, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रामू, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों अनाज 6 किलो नहीं बल्कि 7 किलो कर देता हूं। मोहन, आज से रामू का अनाज 3 किलो से बढ़कर 7 किलो कर दिया जाए और यहाँ पर जितने भी मजदूर हैं सबके अनाज बढ़ा कर दिया जाए। सेठ का फैसला सुनकर सभी रामू बहुत खुश होता है और 7 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चल जाता है। जब शांति ने रामू के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तब वो समझ गई कि सेठ ने उसकी बात मान ली है। इस थैली को देखकर लग रहा है कि सेठ ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, शांति सेठ ने कुछ नहीं कहा। मैंने सेठ से केवल 6 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे 7 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना मुझे मेरे मेहनत का 7 किलो अनाज मिलेगा। हम खामोखा सेठ से डरते थे, लेकिन सेठ तो बहुत दयालु है। मेरे साथ साथ सभी मजदूर के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घरवाले बहुत खुश थे। सोहनलाल ने शांति को बहुत दुआएं दी। शांति बहुत होशियार थी। सेठ द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती थी। दूसरी तरफ वो पिता के साथ खेतों में भी काम करने लगी। उसे ससुर के साथ खेतों में ऐसे काम करता देख गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन शांति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सोहनलाल ने खुद शांति से बोला, बेटा, अब तू खेत में मेरे साथ काम मत किया कर। गांव के लोग बातें बनाते हैं और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी, आप भी किन लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे? वो लोग जो मुसीबत में कभी साथ नहीं देते। पिताजी, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी उनकी बातें मत सुनिए। अच्छा पिताजी, शाम हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ। आप भी थोड़ी देर में आ जाएगा। शांति के जाते ही खेत पर रमेश, सोहनलाल का मित्र, आ जाता है। सोहनलाल, तेरी बहू बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैंने अभी तुम दोनों की बात सुनी और वो ठीक बोल रही हैं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ बातें बनाते ही रहेंगे। क्या उनमें से कभी कोई तेरी मदद के लिए आया? नहीं न? तुम ठीक बोल रहे हो रमेश। बहू की होशियारी से हमारी जिंदगी बदल रही है। अब मैं उससे नहीं रोकूंगा। कुछ समय के बाद शांति की इतनी मेहनत रंग लाई और सोहनलाल की बंजर जमीन पर हरियाली आ गई। बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गुमान हो रहा कि तेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शांति ने अपनी बुद्धि और समझदारी से हमारी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। पिताजी, अब हम इस जमीन पर अच्छे किस्म के अनाज उपजाएंगे। ठीक है बेटा, अब जैसा तू बोल। अगली सुबह शांति ने अपने द्वारा इकट्ठा किए अनाज में से कुछ अनाज अपने पति को दिया और बोला, आप इस अनाज को लेकर बाजार जाओ और इसे बेचकर अच्छे किस्म की बीज ले आओ, जिसे हम अपने खेत में लगाएंगे। ठीक है, मैं अभी बाजार जाता हूँ। रामू बाजार से अच्छी बीज ले आता है और सोहनलाल अपनी जमीन पर गेहूं
और थोड़े बहुत अच्छे सब्जियों के बीज बो देता है। पढ़ाई और सूझबूझ की वजह से हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। शांति ने काफी अनाज जमा कर लिया था। एक दिन वह अपने पति से बोली, आज से आप सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करके सिर्फ पेट भरा जा सकता है, जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन शांति, मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? हम सब सिर्फ खेत की उपज के भरोसे नहीं रह सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए, सेठ आपको जो भी अनाज देते हैं, मैंने रोज उसमें से कुछ अनाज जमा किया और इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहां यह अनाज बेचो, और साथ ही साथ हम अपनी खेत के अनाज और सब्जियां भी बेचेंगे। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम उसमें अनाज शुरू कर देंगे। सोहनलाल ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले दिन ही अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। अब सोहनलाल और शांति खेत पर दिन रात मेहनत करते हैं और रामू अनाज की दुकान संभालने लगा। धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छा घर ले लिया। अब उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। इस तरह शांति ने बहुत समझदारी और मेहनत से कुछ ही दिनों में सोहनलाल और रामू को गरीबी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी दी। शिक्षा जरूर दिलाओ। आज पढ़े लिखे होने के वजह से ही मेरी बहू ने हमारी जिंदगी बदल दी।